एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सो सॉरी गाइस, आज थोड़ा बैकग्राउंड चेंज है, वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से तो मुझे चेंज करना पड़ा। मगर खैर कोई नहीं, तो वीडियो पे इस चीज़ का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे से डील कर पाऊँ आज के टॉपिक को। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। मैं आपको पहले बता दूँ, आज का जो टॉपिक है वो मैंने लिया है ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, और जो टॉपिक का नाम है वो प्रीवियस टॉपिक का कंटिन्यूएशन पार्ट है, यानी लेबर का कंटिन्यूएशन पार्ट है। और जो आज का मेन टॉपिक है, यानी आज का जो हेडिंग है वो है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक, तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने सजेशन, अपने एडवाइस को देना ना भूलें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि मैंने नाम बता ही दिया है कि आज का जो वीडियो है या जो आज का टॉपिक है वो है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रसव की द्वितीय अवस्था। ठीक, तो बात करते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। जो फर्स्ट, इससे प्रीवियस जो मेरा टॉपिक था उसमें मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का मतलब था ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होना और सर्विक्स का पूरा डायलिटेशन हो जाना, यानी कि सर्विक्स का पूरे 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाना। उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर बोल रहे थे। ठीक है, अब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डिफाइन कर सकते हैं आप, दिस स्टेज स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स टू एक्सपल्शन ऑफ द फीटस फ्रॉम द मदर वोम। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं कि सर्विक्स के पूरे डायलेटेशन से लेकर, यानी कि जब सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाए, डायलेटेशन हो जाए सर्विक्स का, तब से लेकर बेबी के मदर के वोम से बाहर निकलने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर बोल देते हैं। ठीक, अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो मैंने फर्स्ट जो स्टेज ऑफ लेबर था उसमें भी बताया था कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में प्राइमरी ग्रेविडा जो मदर होती है उसके लिए टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, और मल्टी ग्रेविडा मदर के लिए टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। ठीक है, तो वैसे ही जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है उसमें भी टाइम ड्यूरेशन होता है, प्राइमरी ग्रेविडा के लिए अलग और मल्टी ग्रेविडा के लिए अलग। तो बात करते हैं कि प्राइमरी ग्रेविडा मदर के लिए जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रेविडा, ये मैं बहुत बार बता चुकी, प्राइमरी मतलब होता है फर्स्ट, और ग्रेविडा मतलब होता है कि टाइम बच्चे का जन्म देना, यानी कि जब कोई वीमेन फर्स्ट टाइम बेबी को जन्म देने वाली होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रेविडा बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्राइमरी ग्रेविडा में सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, 1.5 आवर, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम सेकंड स्टेज में मदर लेती है इन केस ऑफ प्राइमरी ग्रेविडा। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टी ग्रेविडा। ठीक है, मल्टी मीन्स कि जब कोई वीमेन 2, 3 या 4 जितने भी टाइम बेबी को बर्थ दे चुकी है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मल्टी ग्रेविडा, यानी कि 2 से अधिक बार अगर कोई वीमेन क्या करती है, बेबी का बर्थ दे चुकी होती है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रेविडा मदर। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रेविडा मदर में जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होता है उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, 30 to 40 मिनट्स होता है। ठीक, तो डेफिनेशन समझ में आई होगी, टाइम ड्यूरेशन समझ में आया होगा। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसमें हम लोगों ने प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, तो मैंने 2 प्रोसेस बताई थी। फर्स्ट बताया था यूट्राइन एक्शन और सेकंड बताया था सर्वाइकल एक्शन। ठीक है, तो वैसे ही सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है, इसमें हम लोग 10 प्रोसेस के बारे में, जिनको हम इवेंट्स बोलते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। सिंपली आप लोग बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, हम उसके बारे में सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में पढ़ते हैं। तो जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है उसके अंदर हम लोग 10 इवेंट्स के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, या 10 इवेंट्स को देखते हैं। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला इवेंट होता है, फर्स्ट जो इवेंट है वो होता है इंगेजमेंट। ठीक है, सेकेंड डिसेंट, थर्ड फ्लेक्शन, फोर्थ इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड, फिफ्थ क्राउनिंग, सिक्स बर्थ ऑफ द हेड, 7 restitution, 8 internal rotation of the shoulder, 9 external rotation of the head, और लास्ट वन इज यानी 10th वाला, बर्थ ऑफ द शोल्डर एंड बेबी बायलेटरल फ्लैक्शन। ठीक है, तो ये
10 जो इवेंट्स होते हैं वो हम किसके कौन से स्टेज में डील करते हैं, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। और सेकंड स्टेज ऑफ लेबर को हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं या फिर जो देखते हैं वो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में ही देखते हैं। अब बात करते हैं इन इवेंट्स के बारे में डिटेल से जानने की, ठीक है। तो जो फर्स्ट है उस जिसको मैंने बोला था इंगेजमेंट, तो वो क्या होती है अब वो देख लेते हैं, ठीक है। अब इंगेजमेंट देखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। सॉरी गाइस, मेरे पास डमी नहीं है तो मैं आपको डमी के थ्रू नहीं समझा सकती, बट मैं कोशिश करूँगी कि आपको फिर भी समझाने की कोशिश करूँ इजी लैंग्वेज में, ठीक है। नॉर्मली जब मैंने आपको पहले बताया था कि जो बेबी होता है जब वो मदर के वोम में ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है, ठीक है, तो जो नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड होता है वो 37 वीक होता है, यानी कि प्रेगनेंसी टाइमिंग कितना होता है, 37 वीक होता है, ठीक। तो मैंने उसमें आपको ये बताया था कि जो बेबी होता है ना वो मदर के वोम में ऐसे ग्रो करता है, यानी कि देखो अगर वो 1 हफ्ते का होगा, फिर 2 हफ्ते का, फिर 3, 4, 5, फिर वैसे ट्राइमेस्टर में बदलेगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। देखो उस टाइम पे क्या होगा, बेबी की हाइट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, लेंथ, सब चीज़ मतलब उसकी बढ़ेगी। तो उस टाइम पे क्या होगा ना, बेबी का सेफ साइज वगैरह बढ़ने के कारण मदर के जो एब्डोमेन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो उसका साइज कैसे बढ़ता है, ऐसे बड़ा बोला था ना, यानी सिम्फाइसिस प्यूबिस से कहाँ बढ़ता है, हमारे जिफॉइड प्रोसेस की ओर, ठीक है। मगर वैसे ही जब 37 वीक कंप्लीट हो जाते हैं बेबी को मदर के वोम में, या फिर प्रेगनेंसी या फिर डिलीवरी का टाइम आ जाता है, तो फिर वो क्या होता है, बेबी धीरे 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 नीचे की ओर डिसेंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसी पे ही बेस है इंगेजमेंट वाला। जो ये फर्स्ट इवेंट है वो क्या हो चीज़ होती है, ठीक है। नॉर्मली क्या होती है, मदर की पेल्विस होती है, ठीक है, पेल्विक होती है, जहाँ पर बेबी क्या होता है, रहता है, या बेबी को क्या करता है, ये बर्थ के टाइम पे सपोर्ट करता है, राइट, ठीक है। तो नॉर्मल क्या होता है कि इंगेजमेंट मतलब क्या होता है, जब 37 वीक बेबी को मदर के वोम में कंप्लीट हो जाते हैं और अब वो बाहर आने वाला होता है मदर के वजाइना से आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब ये बेबी धीरे 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 नीचे की ओर डिसेंड होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये पेल्विस के ब्रीम वाले रीजन में स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इंगेजमेंट बोल देते हैं, ठीक है। इंगेजमेंट का सिंपल मतलब होता है कि बेबी का डिसेंट होना, मतलब जिफॉइड प्रोसेस से नीचे की ओर आना और पेल्विक ब्रीम में स्टेबल हो जाना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट इवेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंगेजमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इंगेजमेंट में जब बेबी पेल्विस वाले पेल्विस रीजन में आता है, यानी कि एस्चियल स्पाइन बोन्स में आकर के स्टेबल होता है बेबी, तो उस टाइम पे हम उसको बोलते हैं जीरो स्टेशन, ठीक है। जीरो स्टेशन में आकर के बेबी क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक। मतलब इसको जीरो स्टेशन एक मानक है ये, ताकि हमें पता चल सके कि बेबी कहाँ कितना अभी इंगेज हुआ है, कितना स्टेबल हुआ है, ये चीज़, ठीक है। अब जब हम पेल्विक क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, एब्डोमेन एग्जामिनेशन करेंगे, बेबी का एंगेजमेंट चेक करेंगे, तो हम लोग क्या, अगर जब बेबी ब्रीम वाले पार्ट में होगा यानी कि जीरो स्टेशन में होगा, और जब वो ब्रीम वाले पार्ट में नहीं होगा, अभी बच्चा ऊपर ही होगा, तो हम लोग उस स्टेशन को कैसे चेक करते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, मतलब देखते हैं कौन कौन से स्टेशन पे बच्चा अभी है, ठीक। एक केस तो ये बनता है जब ब्रीम वाले रीजन में बेबी नहीं है, वो अभी ऊपर है, तो हम माइनस करके क्या करते हैं, स्टेशन को काउंट करते हैं और 5 स्टेशन में रखते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। मगर अब बेबी क्या हो चुका है, ब्रीम दूसरा जो केस बनता है, अब ब्रीम वाले रीजन में बेबी आ चुका है और बेबी धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे की ओर डिसेंट हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी हम स्टेशन में काउंट करते हैं कि कितना बेबी का एंगेजमेंट हो चुका है, कितना डिसेंट हो चुका है। तो उस टाइम पे भी जो हमारा ये स्टेशन होगा वो क्या होगा, +1, +2, +3, +4, +5, ठीक है। तो सिंपल इंगेजमेंट का मतलब होता है कि बेबी का डिसेंट होना और पेल्विक ब्रीम में आकर के स्टेबल हो जाना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंगेजमेंट बोल देते हैं, ठीक है। अब दूसरे इवेंट्स की बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंट, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जो बेबी है वो हमारे पेल्विक ब्रीम में आकर के स्टेबल हो गया, ठीक है। पेल्विक ब्रीम में हो गया। अब वहाँ पर क्या हो रहा है, मदर के जो मदर जो है के बॉडी में अब कॉन्ट्रैक्शन उठ रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियस बात है भाई, लेबर का टाइम हो गया, बच्चे का बाहर निकलने का टाइम हो गया, तो कॉन्ट्रैक्शन तो आएंगे ही ना मदर को, ठीक है। जब मदर को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन उठते हैं, तो मैंने याद कीजिए आप प्रीवियस टॉपिक मैंने बोला था, वहाँ पर मदर की बॉडी में 3 एफर्ट क्या होते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। उसमें से जो फर्स्ट एफर्ट जो लगाता है वो यूट्रस लगाता है, सेकेंड एफर्ट जो लगाती है वो मदर लगाती है, जिसको बियरिंग डाउन एफर्ट बोलते हैं, और जो थर्ड एफर्ट जो लगाता है वो कौन लगाता है, हमारा
फीटस लगाता है, ठीक है। अब ये फीटस, आप सब लोग ये बोलेंगे कि एफर्ट क्यों लगता है। एफर्ट इसलिए लगता है ताकि बेबी जल्दी से डिलीवर आउट हो जाए बॉडी में, ठीक है। तो डिसेंट में क्या होता है, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बच्चा क्या होता है, नीचे की ओर डिसेंट होना शुरू होता है, ठीक है। इंगेजमेंट में स्टेबिलिटी होती है बच्चे की, यानी कि बच्चा अब सिम्फाइसिस प्यूबिस से ज़िफॉइड प्रोसेस से नीचे आ रहा है और स्टेबल हो रहा है हमारा पेल्विक ब्रीम में, ठीक है। अब पेल्विक ब्रीम में जब हमारे पेल्विक ब्रीम में जब बच्चा आ गया तो वहाँ पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, मदर को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो जाए स्टार्ट होएंगे तो जो एफर्ट है वो काम करेंगे और बच्चा अब क्या होगा, धीरे 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 नीचे की ओर आने लगेगा, ठीक है। 2 स्टेप समझ में आ गया। देन थर्ड जो आता है फ्लैक्शन, ठीक है। तो फ्लैक्शन को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़, एक प्रोसेस बताना चाहूँगी, ठीक। अब यहाँ पर 3 जो एफर्ट मैंने बताया था, जो फर्स्ट क्या ले रहा था, यूट्रस लगा रहा था, सेकंड मदर लगा रही थी और थर्ड क्या लगा रहा था, फीटस लगा रहा था। तो जब ये एफर्ट लगता है ना, वो नीचे की ओर लगता है, यानी कि जैसे यहाँ पर से ये एफर्ट उठे और नीचे की ओर, क्योंकि बच्चे को नीचे नीचे ही तो आना है, नीचे से तो जो वजाइना होगी उसके थ्रू बेबी बाहर निकल पाएगा, ठीक है। तो जब ये एफर्ट और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन उठते हैं तो ये नीचे की ओर लगता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब बेबी नीचे की ओर डिसेंड हो रहा होता है तो मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, एक सर्वाइकल फोर्स भी लगता है, और उस सर्वाइकल फोर्स को मैंने क्या बोला था, रेसिडुअल फोर्स क्या होता है, वो भी यहाँ पर क्या होता है, ओरिजिन होना शुरू होता है या फिर लगने शुरू होता है। अब क्या होता है, देखो नॉर्मली जब ये 3 एफर्ट लग रहे हैं नीचे की ओर और ये एफर्ट लग रहा है सर्वाइकल ऊपर की ओर, तो उसके कारण क्या होगा ना, बेबी का जो ये हेड वाला पार्ट होगा और ये वाला पार्ट होगा, चेस्ट वाला पार्ट होगा ना, वो आपस में ऐसे हो जाएगा। अब सोचिए आप, अगर मैं अपने सर को ऐसे करके यहाँ से नीचे दबाऊँ, ठीक है, तो मेरे सर की पोजीशन ये होगी। और दूसरी चीज़, मैं अपने ये थोरैक्स वाला पार्ट है, ये जो चेस्ट वाला पार्ट है, उसको ऊपर की ओर लगाऊं तो मेरी पोजीशन यूं ही तो होगी। तो नॉर्मली क्या होता है, बच्चे की पोजीशन यही होती है। फ्लेक्शन का मतलब ये होती है कि बेबी के हेड के और उसके जो ये ट्रंक है उसके बीच में कितना अटैचमेंट हुआ था, सिंपली मतलब हम लोग ये देखते हैं इसमें फ्लेक्शन में, ठीक है। तो फ्लेक्शन में जो बेबी का जो ये शेप्ड होता है ना, जो कर्व्ड शेप होता है, ठीक है, कॉम्पैक्ट शेप जो बेबी का होता है, वो क्यों होता है, इसका आंसर ही ये है कि क्या होता है, वहाँ पर जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और साथ में जो एफर्ट होते हैं वो डाउनवर्ड लगते हैं और उसका अपोजिट जो सर्वाइकल फोर्स लगता है वो अपवर्ड लगता है, जिसके कारण क्या होता है, बेबी कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। तो एक चीज़ और यहाँ पर याद रखनी होगी, जब जितना ज़्यादा फ्लैक्शन अच्छा होगा ना, फ्लैक्शन बढ़िया होगा, उतनी ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे और नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छे से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था फ्लैक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनल रोटेशन, ठीक। तो इंटरनल रोटेशन के लिए आई एम सो सॉरी गाइज, यहाँ पर आपको पोजिशनिंग के बारे में पढ़ना होगा, प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ना होगा बेबी की, और ये एक बहुत लंबा लेंथी टॉपिक है जो मैं यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर सकती। तो मैं सिंपली बता देती हूँ कि नॉर्मल जो बेबी की पोजिशनिंग होती है वो क्या होता है, ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजिशनिंग होती है, यानी कि बेबी जब बर्थ बेबी का होता है तो उस टाइम पे बेबी की जो पोजिशनिंग होगी वो क्या होती है, ऑक्सीपिटो एंटीरियर होती है, ठीक है। तो इस पोजिशनिंग में जो बेबी का ये हेड और जो ये शोल्डर है ना, इनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 45 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो अगर बच्चे की पोजिशनिंग क्या है, ऑक्सीपिटो एंटीरियर है और शोल्डर और जो हेड है उसके बीच का एंगल कितना है, 45 सेंटीमीटर है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एनवीडी परफॉर्म कर लेते हैं, बेबी को एक्सपेल आउट कर लेते हैं इजली से बाहर, ठीक है। मगर इसके अलावा सेकंड केस, अगर बेबी में हम लोग जो बेबी की पोजीशनिंग है वो क्या है, राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर पोजीशनिंग है, तो उस टाइम पे जो बेबी का हेड और शोल्डर के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। 90 डिग्री बन रहा है, तो अब 45 डिग्री में क्या हो रही है, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, तो बच्चे का हेड क्या होता है ना, रोटेट करना शुरू होता है और तब तक रोटेट होता है जब तक वो 45 डिग्री एंगल पे नहीं आता है, ठीक है। तो सिंपली मैं इतना कहना चाहती हूँ, अगर बेबी का जो प्रेजेंटेशन है वो ऑक्सीपिटो एंटीरियर है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो शोल्डर और हेड और जो ये शोल्डर वाला शोल्डर के बीच में जो एंगल होगा 45 डिग्री होगा, तो उस टाइम पे बेबी क्या करेगा, कोई भी रोटेशन नहीं करेगा बॉडी के अंदर। मगर अगर उसके अलावा कोई और पोजीशनिंग है, जैसे मैंने आपको बताया राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर पोजीशनिंग है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो एंगल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस एंगल को मेंटेन करने के लिए बेबी क्या करता है, खुद ही रोटेट करता है, ठीक है। पहले बात तो कभी खुद ही रोटेट हो जाता है, बेबी अगर कभी रोटेट नहीं होता है तो हमें रोटेट करना पड़ता है मैनुअली उस चीज़ को, ठीक है। तो इसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड बोल देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्राउनिंग, ठीक है। तो क्राउनिंग का मतलब होता है जब हम लोग डिलीवरी कंडक्ट करवाते हैं तो उस टाइम पे फर्स्ट
प्रेजेंटिंग पार्ट का विजिबल होना, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी जो होती है उस टाइम पे क्या होता है, जो ये वाला होता है ना, ये वाला पार्ट हम लोगों को दिखता है बेबी का, ठीक है। और जब हेड वाला पार्ट दिखता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिफेलिक या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट टाइम पे जब डिलीवरी का टाइम, बच्चे का एक्सपल आउट होने का टाइम होना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम पे जो फर्स्ट विजिबल पार्ट हम लोगों को दिखता है ना, दैट इज कॉल्ड क्राउनिंग, ठीक है। यानी कि क्राउनिंग में क्या होता है, हमें बेबी का हेड दिखना शुरू हो जाता है, हेयर दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है, और बेबी का ऑक्सीपिट वाला रीजन दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्राउनिंग। क्राउनिंग में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी चाहिए, वो ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन बनता है कि जब जो एपिजियोटमी है वो हम कब परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब एपिजियोटमी क्या होता है इसको देख लेते हैं। देखो एपिजियोटमी मतलब क्या होता है, जब कोई मदर पहली बार माँ बनने वाली होती है तो उस टाइम पे उसके पेरिनियल एरिया पे, यानी वजाइना जो के जस्ट नीचे जो पेरिनियल एरिया होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक इंसिजन देते हैं, एक कट देते हैं, ताकि बच्चा क्या हो जाए, ईजिली से बाहर निकल जाए, ठीक है। मल्टी ग्रेविडा मदर में इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग डिलीवर कर चुके होते हैं बेबी को, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिजियोटमी बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन बनता है कि जो एपिजियोटमी है उसको हम कब परफॉर्म करते हैं, तो आपका आंसर बनना चाहिए कि सेकेंड स्टेज में जब क्राउनिंग वाला प्रोसेस हो रहा होता है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एपिजियोटमी परफॉर्म करते हैं। और एपिजियोटमी परफॉर्म इसलिए करते हैं क्योंकि हमें बेबी का जो क्या प्रेजेंटेशन है, क्या पोजीशनिंग है, हम लोग उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्राउनिंग प्रोसेस के टाइम पे क्या करते हैं, एपिजियोटमी जो प्रोसीजर होता है उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो 6 वाला पॉइंट है या 6 इवेंट है वो है बर्थ ऑफ द हेड, ठीक है। तो क्या होता है, बेबी का जो हेड होता है, हेड की जो डिलीवरी होती है ना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व्स थ्योरी के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। कर्व्स थ्योरी के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि जब बेबी का हेड डिलीवर हो रहा होता है तो उस टाइम पर वहाँ पर 2 फोर्स काम करते हैं, ठीक है। फर्स्ट फोर्स जो होता है वो यूट्रस एंड मदर लगाती है, जो डाउनवर्ड की ओर लगता है, नीचे की ओर लगता है। और सेकेंड फोर्स जो लगाता है वो क्या होता है, पेरिनियम और सर्विक्स लगता है, जो ऊपर की ओर लगता है, ठीक है। इन्हीं फोर्स के कारण क्या होता है ना, बेबी का जो हेड होता है वो बाहर डिलीवर आउट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट बात है रेस्टिट्यूशन, ठीक है। जो 7th वाला पॉइंट है वो होता है रेस्टिट्यूशन, ठीक है। तो रेस्टिट्यूशन क्या होता है ना, देखो जब बेबी का हेड डिलीवर हो चुका है, बेबी के हेड की डिलीवरी हो चुकी है, बेबी का जो ये हेड है वो मदर की वजाइना से बाहर आ चुका है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, थोड़े टाइम के लिए, कुछ मिनट के लिए जो मदर होती है वो वो ना क्या करती है, रिलैक्स करती है, ठीक है। उस टाइम क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या होती है, जो सर्वाइकल यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो खुद ही स्टॉप हो जाते हैं। और सेकंड जो मदर फोर्स लगा रही है वो भी क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं रेस्टिट्यूशन, ठीक है। बेबी के हेड के डिलीवरी के बाद जब मदर कुछ टाइम के लिए रिलैक्स करती है या रिलैक्स होती है, तो उस टाइम पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। और जो मदर जो एफर्ट लगा रही है या जो लगा रही है वो भी क्या होते हैं, खुद ब खुद स्टॉप हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो 8th वाला पॉइंट है वो है इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर, ठीक है। अब देखो इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर मतलब यानी कि हेड के डिलीवरी के बाद शोल्डर भी, देखो नॉर्मल ये हेड है, अब ये डिलीवर आउट हो चुका है, ठीक है। तो सेम लाइक दैट वही प्रोसीजर होता है कि जो शोल्डर भी होता है वो भी क्या होता है, हमारे 45 डिग्री एंगल पे क्या होता है, हमारे रोटेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब रोटेट कैसे होगा, ठीक है। देखो मान के चलो ये वाला पोर्शन है, ठीक है। बेबी ऐसे करके अभी हमारे अंदर है, यानी कि बेबी का हेड बाहर निकल चुका है, और ये बेबी का रिमेनिंग ये ट्रंक वाला रीजन है वो क्या है, हमारे अभी मदर के वूम में है, ठीक है। अब क्या होगा, ये अगर ऐसे करके आता है तो कितना प्रॉब्लम होगा, सोचो। अगर मतलब बेबी ऐसे करके बाहर निकल रहा है तो कितनी दिक्कत आ जाएगी मदर को, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। टीयरिंग बियरिंग वजाइनल जो रप्चर है उसको क्या होगा, टीयरिंग बियरिंग का वहाँ पर डर लगने लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ये भी क्या होता है, रोटेट होता है 45 डिग्री एंगल पे, और अब ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे आएगा तो ऑब्वियस बात है डिलीवरी क्या हो जाएगी, हमारी ईजिली से कंडक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर में क्या होता है, जो शोल्डर है वो भी सेम लाइक दैट 45 डिग्री एंगल पे रोटेट होता है, ताकि इजली से क्या हो जाए, मदर के बॉडी से एक्सपल आउट हो जाए, ठीक है। जो नेक्स्ट 9th वाला है वो उसमें था आपका एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड, ठीक है। तो देखो एक्सटर्नल जो रोटेशन है और जो इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर है वो दोनों एक ही संख्या होता है, चलता है। देखो
मान यही सेम एग्जांपल ले लो, ये ठीक है एक्सटर्नल, ये देखो यहाँ पे ये वाला सर वाला पार्ट है और ये वाला क्या है, ट्रंक वाला रीजन है। देखो ट्रंक वाला रीजन क्या हो रहा था हमारा, यहाँ से रोटेट हो रहा था, तो ऑब्वियस बात है ये हमारा एक्सटर्नल जो ये हेड वाला पार्ट है वो भी क्या होगा, रोटेट होगा। और ये रोटेशन इसलिए होता है ताकि जो बेबी है वो ईजिली से क्या हो जाए, बाहर पास आउट हो जाए। ठीक है, अब लास्ट वाला जो इवेंट है यानी 10 वाला जो इवेंट है वो था आपका बर्थ ऑफ द शोल्डर एंड बेबी बाय लेटरल फ्लेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हेड बाहर निकल चुका है, शोल्डर बाहर निकल चुका है, तो जो बेबी का लास्ट जो पोर्शन है वो भी क्या होता है, लेटरल फ्लेक्शन करता है, लेटरली आता है, मतलब यानी कि साइड से आता है और बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये 10 इवेंट थे हमारे जिसको हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो इवेंट है वो हमारे किस में इंक्लूड होते हैं, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में इंक्लूड होते हैं। आई होप कि आपको सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो डील करूँगी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में। अगर आपको टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स देना ना भूलें, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।